नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। ज्योग्राफी का ये सेशन जो कि आपके सभी आगामी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को हम आधार बनाते हुए प्रश्नों का श्रृंखला आपके साथ लेकर आए हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ जब बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ रिवीजन करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। अपने उत्तर को कमेंट में हमारे साथ करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जिस पे हम लोग को चर्चा करना है। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न है, महाद्वीप अलग अलग हो गए हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग ऑफ रॉक, चट्टाने के मुड़ने के कारण, वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। ठीक, इसके अलावा बात करें उपरोक्त सभी या टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, कॉन्टिनेंट जो हैं वो अलग अलग इसलिए हो गए हैं क्योंकि टेक्टोनिक गतिविधियां जो है वो हुई हैं। ठीक, ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मशरूम रॉक्स आर टिपिकल लैंड फॉर्म सीन इन, मशरूम चट्टाने विशिष्ट भू आकृतियां हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर पाई जाती है। कहाँ देखने को मिलती हैं? कोस्टल एरिया में, रिवर वैलीज में, डेजर्ट्स में या माउंटेन टॉप्स में, पर्वत के शिखर पर, रेगिस्तान पर, नदी घाटियों पर या तटीय क्षेत्र पर, आपको बताना है। दोस्तों, मशरूम रॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मशरूम रॉक्स को जो है हम रॉक पेडेस्टल या पेडेस्टल रॉक भी कहते हैं। और यह प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो यह चट्टानों का जिसका आकार जो है वो मशरूम की तरह देखने को मिलता है। आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में ये पाए जाते हैं और ये चट्टानें जो हैं इनके निर्माण में या इनके निर्माण की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो सैकड़ों हजारों वर्ष जो है लग जाते हैं। ठीक, अब इसके पीछे क्या है? तो हवाओं के कारण यानी कि पवनों के कारण चट्टानों में जो अपरदन की प्रक्रिया होती है उसके कारण जो है इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ठीक है ना, एक्सिलरेशन क्या होगा, इज इक्वल टू डेट एट द पोल्स, ध्रुवों पर त्वरण के बराबर होता है। दूसरा, इज लेस देन डेट एट द पोल्स, ध्रुवों पर त्वरण से कम होता है। तीसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन द अर्थ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पृथ्वी के अभिकेंद्रित त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। चौथा, इज ग्रेटर देन डेट एट द पोल्स, ध्रुवों पर त्वरण से अधिक होता है। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, जिसको कि हम किससे दर्शाते हैं? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हम स्मॉल जी से दर्शाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और स्मॉल जी उस त्वरण या एक्सेलरेशन को संदर्भित करता है जो पृथ्वी पर अपनी सतह या उसके निकट जो भी वस्तु है उन वस्तुओं के कारण उसे प्रदान की गई है। भूमध्य रेखा के निकट अक्षांशों पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी के घूमने से जो उत्पन्न जड़त्व ध्रुवीय अक्षांशों की तुलना में जो है वो अधिक मजबूत, या एक्सेलरेशन जो है वो ध्रुवीय अक्षांशों की तुलना पर अधिक हमें देखने को मिलेगा। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पे कुछ हद तक अगर हम बात करें तो कम रहता है। यानी कि भूमध्य रेखा पे अगर हम बात करें तो अगर कोई वस्तु गिरती है तो उसका जो ग्रेविटेशनल जो स्मॉल जी का जो मान होगा वह 0.3% तक जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो ध्रुवों पर त्वरण से कम होता है भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण का त्वरण। ठीक है, तो बी जो है वो आपका राइट आंसर। अगला, ब्लैक माउंटेन इज सिचुएटेड इन, ब्लैक माउंटेन कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या नॉर्वे? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो यूएसए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दस्त ए लूट कहाँ स्थित है? दस्त ए लूट इज लोकेटेड इन केनिया, ईरान, नाइजीरिया या लीबिया? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों, ईरान में आपको दस्ते लूट जो है वो देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स योर शैडो एट नून इज द स्मॉलेस्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को दोपहर के समय आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून, 25 दिसंबर, 14 फरवरी, 21 मार्च? 21 जून दोस्तों, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सूर्य हमारे कर्क रेखा पर लंबवत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आपको 21 जून को सबसे कम देखने को मिलता है आपका जो परछाई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? एस्थनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बैरिस्फीयर या मिसोफियर? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? ठीक है ना? तो उत्तर
आपको देना है एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बैरिस्फीयर या मीसोस्फीयर। तो आंतरिक कोर जो पृथ्वी का सबसे भीतरी भौतिक परत है, और ये एस्थेनोस्फीयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपरी मेंटल का क्षेत्र है जो कि अधिक चिपचिपा है। और एस्थेनोस्फीयर ही वही क्षेत्र है जहां हम कहते हैं कि यहाँ आपको मैग्मा चैम्बर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे नीचे का जो क्षेत्र पृथ्वी का जो भीतरी परत जो है सबसे, उसको हम कोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ डायनासोर? डायनासोर का काल कौन सा था? 40 करोड़ ईयर एगो, 5 करोड़ ईयर्स एगो, 80 करोड़ ईयर्स एगो या 18 करोड़ ईयर्स एगो? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो डायनासोर के कॉल के बारे में बात करें तो 5 करोड़ ईयर पहले जो है उसका काल था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ माउंटेन्स इज नॉट द रिजल्ट ऑफ टेरिटरी ऑर्गेनी? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला तृतीयक पर्वत श्रृंखला का परिणाम नहीं है? आल्प्स, कुनलुन, एंडीज या आल्सियन? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो एप्लीशियन जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सही है? ठीक, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। आइए स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। ब्लॉक पर्वत यह तन्य शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं जिससे दरार घाटियों का निर्माण होता है। इन्हें हॉस्ट पर्वत भी कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन दीज आर ओरिजिनेटेड बाय टेंसाइल फोर्सेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैलीज, दीज आर आल्सो कॉल्ड हॉस्ट माउंटेन। ठीक, दूसरा, गुंबददार पर्वत जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डोम माउंटेन, यह ज्वालामुखी पदार्थों के संचय के कारण बनते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकु जैसे कि सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु, लावा शंकु इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? तो सिंडर कोन, कंपोजिट कोन, बेसिक लावा कोन कम अंडर दिस कैटेगरी, जिससे कि आपका डोम माउंटेन बनता है। तीसरा है माउंटेन्स ऑफ एक्युमुलेशन, यानी कि संचय के पर्वत। यह मैग्मेटिक घुसपैठ और क्रिस्टल सतह के ऊपर की ओर मुड़ने से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए सामान्य गुंबद, लावा गुंबद और बोथोलिक गुंबद, लेकोलिथ गुंबद, नमक गुंबद। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको बताना है कि किसमें किसकी परिभाषा यहाँ क्या है, सही है। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो बी ऑप्शन जो है, यानी कि केवल पहला ब्लॉक पर्वत जो है, ये परिभाषा इसकी सही है। ब्लॉक पर्वत जो है ये तन्य शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होती है जो दरार घाटियों के निर्माण के लिए है, और इसे हॉस्ट पर्वत भी कहा जाता है। गुंबददार पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो गुंबददार पर्वत जो है, अब ये जो गुंबददार पर्वत के बारे में ये जो परिभाषा यहाँ है ना कि ये मैग्मेटिक घुसपैठ है और क्रस्टर सतह, ये इसकी होगी। और संचत पर्वत में ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ना कि ये ज्वालामुखी पदार्थ ऊपर नीचे हो गया है, डेफिनेशन ऊपर नीचे हो गया है। ठीक, तो बी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन रॉकी डेजर्ट फॉर्म्स? चट्टानी रेगिस्तानों में एक ही दिशा से लगातार बहने वाले हवाएं क्या बनाती हैं? यार्डांग्स, चिमनी, डेमोइसेल्स या मशरूम चट्टाने? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों चट्टानी रेगिस्तानों के क्षेत्र में अगर हवा जो है वह एक ही दिशा में बढ़ेगी, और कोई वहां अगर चट्टान होगा जो नरम होगा तो उनके साथ रगड़ होगा, रगड़ होगा तो संकीर्ण गलियारा बनाएगी, और संकीर्ण जब गलियारा बनाएगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि चट्टानों में से जो लटकती हुई कुछ लकीरों की तरह, जिसको कि हम यार्डिंग्स कहते हैं। ठीक है ना, तो यार्डिंग जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला है, सपोज इफ यू मेजर द टाइम लैप्स बिटवीन द टू सनसेट्स बाय सिटिंग इन द बीच, फ्रॉम दिस वी कैन एस्टिमेट। मान लीजिए अगर हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्त के बीच का समय मापें तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? ठीक, ए पृथ्वी की त्रिज्या, दूसरा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, तीसरा सूर्य की त्रिज्या, या डी समुद्र की गहराई। तो एक विधि के द्वारा ये वर्णन किया गया है जिसमें कि जब आदिम उपकरणों का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति कुछ सेकंड के अंतराल पर दो सूर्यास्तों का अवलोकन करके क्या करता था, पृथ्वी के आकार को 10% के साथ सटीकता के साथ जो है वो क्या कर सकता था, माप सकता था। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, स्टेटमेंट पे नंबरिंग डाल देते हैं। पहला,
द तराई रीजन इज मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड पेबल्स, इट इज हाईली पोरस दैट रिवर्स डिसअपियर इन दिस रीजन। तराई क्षेत्र पत्थरों और कंकड़ों से बना है, यह इतना छिद्रपूर्ण है कि इस क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं। दूसरा, इन द भाभर रीजन rivers re-emerge and this region is very marshy. This is a region of dense forest and high biological diversity. भाभर क्षेत्र में नदियां उभर कर फिर से बाहर आ जाती हैं और ये जो है वो आपकी दलदली है। यह घने जंगलों और उच्च जैविक विविधता वाला क्षेत्र है। तीसरा, खादर रीजन इज मेड अप ऑफ न्यू एलुवियम। भांगा रीजन इज मेड ऑफ न्यू एलुवियम। ठीक, खादर क्षेत्र नई जलोढ़ मृदा से बना है, भांगर क्षेत्र नई जलोढ़ मृदा से। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है वो क्या है, सही है ना। तराई क्षेत्र पत्थर और कंकड़ों से नहीं बना है। ठीक, तराई क्षेत्र जो है वो एक सेकंड, मुझे नंबरिंग फिर से जो है वो सही करने दीजिए। नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। ये पहला नंबरिंग है, ये दूसरा नंबरिंग है और ये तीसरा नंबरिंग। ठीक है ना। तराई क्षेत्र पत्थर और कंकड़े जस्ट उल्टा हो गया, भाभर क्षेत्र में नदियां उभर कर। तो भाभर क्षेत्र का ये परिभाषा है, तराई का ये परिभाषा है, जस्ट उल्टा है। केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो खादर रीजन इज मेड ऑफ ए न्यू और भांगर इज मेड ऑफ ए, ये कुछ नंबरिंग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, है ना, कुछ दिक्कत है यहाँ। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र क्या है, शिवालिक की तराई में सिंधु से लेकर तीस्ता तक बना हुआ क्षेत्र जो है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ नंबरिंग कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन दोस्तों। ठीक, और इस क्वेश्चन को हम फिर अगले सेशन में जो है थोड़ा सा सुधार के लेकर आते हैं। तो ये रहा सेशन, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो आप दबा दीजिएगा। ठीक, जय हिंद जय भारत।